ठीक है, एनग्जाइटी। सो एनग्जाइटी इन सिंपल टर्म्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एज वरी। हम लोग एनग्जाइटी को वरी कह सकते हैं। सो एनग्जाइटी इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्स टू प्रोलॉन्ग्ड अनप्रिडिक्टेबल थ्रेट, अ रिस्पॉन्स विद encompasses psychological, affective and cognitive changes। so जो एनग्जाइटी है उसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा टाइम तक होने वाला अनप्रिडिक्टेबल थ्रेट है, एक रिस्पॉन्स है विद encompasses साइकोलॉजिकल, मतलब होता है बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल, अफेक्टिव एंड कोग्निटिव चेंजेस की वजह से। Like stress, every individual will experience an anxiety many times throughout his or her life, a lifetime। so स्ट्रेस की तरह ही हम एनग्जाइटी को भी हमारे पूरे लाइफ में बहुत बार एक्सपीरियंस करते रहते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एट दिस पॉइंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनग्जाइटी एंड एनग्जाइटी डिसऑर्डर्स। सो एनग्जाइटी जो एक नॉर्मल चीज़ होता है और एनग्जाइटी डिसऑर्डर, इन दोनों में डिफरेंस हमें पता लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो एनग्जाइटी इज़ ऑफन एक्सपीरियंस्ड बाय इंडिविजुअल। एनग्जाइटी बहुत सारे इंडिविजुअल ऑफन एक्सपीरियंस करते रहते हैं, हर एक इंसान करता रहता है। दो इट मे नॉट इंटरफेयर विद their day-to-day lives to an extent where their functioning is disrupt। मतलब फंक्शनिंग जो उनका डे टू डे लाइफ है वो रुक सा जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक नॉर्मल सी होता है और एक्चुअली उतना कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालता है। सो हमारे डे टू डे फंक्शनिंग में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता है। वेयर एज इंडिविजुअल्स हैविंग एनग्जाइटी डिसऑर्डर विल हैव डिफ़िकल्टी फंक्शनिंग इफेक्टिवली। ठीक है, सो जो एनग्जाइटी डिसऑर्डर से होता हुआ जा रहा होता है, जो वरी से बहुत ज़्यादा ही होता है। सो एनग्जाइटी मतलब वरी होता है, बट एनग्जाइटी डिसऑर्डर उससे कहीं ज़्यादा होता है, इसीलिए डे टू डे फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट एनग्जाइटी एंड देन वी विल ऑल्सो फोकस ऑन एनग्जाइटी डिसऑर्डर्स। तो पहले हम लोग एनग्जाइटी देखेंगे एंड देन हम लोग आगे चल के एनग्जाइटी डिसऑर्डर्स भी देखेंगे। सो एज वॉज स्टेटेड अर्लियर, जैसे हम लोगों को पहले बताया गया है कि एनग्जाइटी कैन बी डिनोटेड एज वरी। हम लोग एनग्जाइटी को वरी की तरह देख सकते हैं, हम एनग्जाइटी और वरी को सिमिलर कह सकते हैं। दो इट कैन ऑल्सो कंस्टिट्यूट फीलिंग ऑफ नर्वसनेस, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि फीलिंग ऑफ नर्वसनेस, अप्रीहेंशन एंड फियर। फियर भी आ जाता है, अप्रीहेंशन आ जाता है, नर्वसनेस आ जाता है। फियर क्योंकि बहुत सारे फोबियाज़ भी आते हैं इसमें। सो एज डिस्कस्ड अंडर स्ट्रेस, जैसे हम लोगों को स्ट्रेस में बताया गया था कि anxiety as well plays a significant role in our lives and is important in order to save us from certain dangers and make certain changes। ठीक है, जैसे कि स्ट्रेस होना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम जब स्ट्रेस्ड होते हैं तभी हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम से पहले हमें जो स्ट्रेस होता है, इसीलिए हम लोग स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं यूजुअल डेज से। वैसे ही एनग्जाइटी भी हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर एज स्ट्रेस ज़्यादा हो जाने से प्रॉब्लम होता है, वैसे ही एनग्जाइटी भी ज़्यादा हो जाने से वो डेंजरस हो सकता है। ठीक है, सो एनग्जाइटी हमें मदद करता है बहुत सारे डेंजर से हमें बचाने के लिए और इवन कुछ कुछ चेंजेस को फेस करने के लिए। सो ए स्ट्रेस दैट गोज़ बियॉन्ड एन ऑप्टिमल लेवल कैन हैव डिट्रीमेंटल इफेक्ट। जैसे कि स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे डे टू डे लाइफ पे पड़ता है, ऑन द वेल बीइंग एंड फंक्शनिंग ऑफ द इंडिविजुअल। इन अ सिमिलर मैनर, एनग्जाइटी दैट इज़ persistent can have detrimental effect on the day to day functioning ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, डे टू डे फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है अगर एक्सेसिव ज़्यादा हो जाए, अगर कोई एनग्जाइटी का लेवल या फिर स्ट्रेस का लेवल, तो वो हार्मफुल होता है। फर्दर, लाइक स्ट्रेस, एनग्जाइटी कैन ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, फिजिकली और साइकोलॉजिकली उस इंसान पे इम्पैक्ट डालता है। सो द शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ एनग्जाइटी इंक्लूड्स रैपिड ब्रीथिंग। हर चीज़ में ये चीज़ आ जाता है कि लाइक रैपिड ब्रीदिंग मतलब ज़ोर ज़ोर से तेज़ी से सांसें लेना, एंड इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ जाना। ऑल्सो द ब्लड फ्लो कंसनट्रेट्स मोर इन द ब्रेन। ब्लड फ्लो का भी कंसनट्रेट हो जाना ब्रेन में, एंड लॉन्ग टर्म या फिर क्रोनिक एनग्जाइटी कैन बी डिट्रीमेंटल टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। सो जो लॉन्ग टर्म या फिर क्रोनिक मतलब भी लॉन्ग टर्म जो एनग्जाइटी होता है उसका भी बहुत ही डिट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ता है। डिट्रीमेंटल मतलब बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी डे टू डे फंक्शनिंग में या फिर हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें। सो एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस कैन ऑल्सो लेड टू डेवलपमेंट ऑफ एनग्जाइटी। ठीक है, जब हम लोग स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं, दैट कैन ऑल्सो लेड टू डेवलपमेंट ऑफ एनग्जाइटी, जिसकी वजह से एनग्जाइटी हो सकती है इन एन इंडिविजुअल एज कैन सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर एंड अ क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, सो स्ट्रेस की वजह से भी एनग्जाइटी हो सकती है, जिसकी वजह से सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर हो सकता है या फिर क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन।
भी हो सकता है. सो एक्सपीरियंसिंग एनएक्साइटी कैन ऑल्सो लेड टू डेवलपमेंट ऑफ डाइजेशन रिलेटेड इशूज़. ठीक है, कुछ डाइजेशन रिलेटेड इशूज़ हो सकते हैं. हाई रिस्क फॉर इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं. एंड फंक्शनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ सकता है. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कैन ऑल्सो गेट अफेक्टेड. ठीक है, ये सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है एनएक्साइटी का. सम ऑफ द सिम्टम्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग एनएक्साइटी आर फीलिंग्स ऑफ नर्वसनेस. कुछ कुछ ऐसे सिम्टम्स दिए हुए हैं जो हम लोग एनएक्साइटी के टाइम पे फील कर सकते हैं, जैसे कि नर्वसनेस या फिर फियर हो गया. एंड फीलिंग रेस्टलेसनेस, एक्सपीरियंसिंग पैनिक अटैक्स. पैनिक अटैक्स का होना, इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ जाना, रैपिड ब्रीदिंग, सांसें जल्दी जल्दी लेना, परस्पायरिंग मीन्स पसीना आना, टायर्डनेस थका होना, या फिर ऐसी चीज़ें आ सकती हैं. फीलिंग वीक हो सकते हैं, डेजी हो सकते हैं. इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट नहीं कर सकते ठीक से. स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ज़्यादा सोना या फिर कम सोना, ऐसा कुछ. एंड फीलिंग न्यूशरस, इसका मतलब होता है कि लाइक उल्टी उल्टी लगता है ना, वैसा टाइप का. एंड चेस्ट पेन हो सकता है, एंड सो ऑन. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनएक्साइटी एंड एनएक्साइटी डिसऑर्डर. एनएक्साइटी जो एक नॉर्मल चीज़ है और एनएक्साइटी डिसऑर्डर ये बहुत ही बड़ा चीज़ होता है. सो एक्चुअली ये दोनों में डिफरेंस होता है. सो एनएक्साइटी कैन बी टर्म्ड एज अ रिएक्शन टू स्ट्रेस दैट इज़ नॉर्मल, जो कि एक स्ट्रेस का एक रिएक्शन होता है एनएक्साइटी, जो कि नॉर्मल होता है. एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ईच वन ऑफ अस फेसेस एनएक्साइटी. ठीक है, हर एक इंसान टाइम टू टाइम एनएक्साइटी को फेस करता रहता है. एज देयर आर वेरियस टेक्निक्स टू मैनेज स्ट्रेस, जैसे कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं. इन अ सिमिलर मैनर एनएक्साइटी कैन ऑल्सो बी मैनेज इन ऑर्डर टू अवॉइड इट्स डिट्रीमेंटल इफेक्ट. ठीक है, हम लोग एनएक्साइटी को भी मैनेज कर सकते हैं ताकि उसका जो डिट्रीमेंटल इफेक्ट है हम उसको मैनेज कर पाए, उसको अवॉइड कर पाए, इसलिए हम लोग इसको भी मैनेज कर सकते हैं. With regard to anxiety disorder, there may not be any stressor that creates an anxiety, and in fact, the individual may experience an anxiety at all times. ठीक है, तो फिर अगर हम लोग एनएक्साइटी की बात करें, एनएक्साइटी डिसऑर्डर की बात करें, तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी स्ट्रेसर ना हो इस टाइम पे, एंड उसके बावजूद कोई एनएक्साइटी हो रही है. एंड इनफैक्ट द इंडिविजुअल में एक्सपीरियंस एनएक्साइटी इन ऑल टाइम्स. ठीक है, विदाउट एनी स्ट्रेसर वो उसको सब समय एनएक्साइटी हो रहा है, सब समय. तो इस चीज़ को हम लोग कह सकते हैं एज एन एनएक्साइटी डिसऑर्डर. सो फर्दर द डिग्री एंड ड्यूरेशन ऑफ एनएक्साइटी एक्सपीरियंस, लाइक जो डिग्री है या ड्यूरेशन है जो एनएक्साइटी जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं बाय एन इंडिविजुअल विथ एनएक्साइटी डिसऑर्डर इज़ मच मोर. ठीक है, तो ये जो है जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो एनएक्साइटी डिसऑर्डर से बहुत ज़्यादा है, मतलब एनएक्साइटी से वो बहुत ज़्यादा होता है. जो डिग्री और ड्यूरेशन होता है वो उससे ज़्यादा होता है. इसीलिए एनएक्साइटी और एनएक्साइटी डिसऑर्डर दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं. इन एनएक्साइटी डिसऑर्डर देयर आर अदर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स एज वेल बिसाइड वरी से कहीं ज़्यादा होता है, इसीलिए इसके कुछ भी फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल जो सिम्टम्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं और इवन ज़्यादा होते हैं एनएक्साइटी से. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एन इंडिविजुअल विद एनएक्साइटी डिसऑर्डर विल नॉट बी एबल टू फंक्शन एडिक्वेटली. ठीक है, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इंडिविजुअल होते हैं जिनको एनएक्साइटी डिसऑर्डर होता है वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते, उनके डे टू डे फंक्शनिंग में इफेक्ट पड़ता है. सो लेट अस नाउ ब्रीफली फोकस ऑन वेरियस एनएक्साइटी डिसऑर्डर्स. यहाँ पे कुछ एनएक्साइटी डिसऑर्डर्स के बारे में दिया हुआ है. सो द डिसऑर्डर्स दैट आर categorized under anxiety disorders have certain common features like experiencing anxiety or worry and experiencing excessive fear, as a result of which the individual experiences behavioral disruption. ठीक है, so यहाँ पे कुछ कैटेगराइज किया गया है जिसके कुछ कॉमन फीचर्स हैं, जैसे कि एनएक्साइटी और वरी जो कि एक्सपीरियंस करता है बहुत ज़्यादा डर, जिसे हम फोबिया कह सकते हैं, और रिजल्ट ऑफ विच द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसिंग बिहेवियर डिस्ट्रप्शन. ठीक है, इसके रीज़न से ही जो इंडिविजुअल को एक्सपीरियंस करना पड़ता है कुछ बिहेवियर डिस्ट्रप्शंस. सो फॉलोइंग आर द एनएक्साइटी डिसऑर्डर्स. यहाँ पे कुछ एनएक्साइटी डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं एज स्टेटेड इन DSM-5 में स्टेट किया गया है. सो सेपरेशन एनएक्साइटी डिसऑर्डर, ये चीज़ क्या होता है कि हम लोग को डर लगता रहता है कि हम किसी अपने नियर या डियर वन से सेपरेट ना हो जाए. सो दिस इज़ इरेशनल फियर, ये इरेशनल फियर है
अनडिफाइंड फियर है ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम इंडिविजुअल दैट वन हैज़ अटैचमेंट विद। ठीक है, किसी से अटैचमेंट है और उससे बिछड़ जाने का डर, उसे हम कह सकते हैं। एंड सच अ फियर इज़ नॉट एज अप्रोप्रिएट, ये एज अप्रोप्रिएट नहीं है कि कोई बूढ़ा है या बच्चा है, ऐसा नहीं है, किसी को भी हो सकता है। एंड ऑल्सो इंटरफियर्स विद द इंडिविजुअल्स डे टू डे फंक्शनिंग, और ये एक डे टू डे फंक्शनिंग को ख़राब कर सकता है, इंटरफेयर करता है। अ सिलेक्टिव म्यूटिज्म। सो दिस डिसऑर्डर कैन बी टर्म्ड एज एन एनजाइटी डिसऑर्डर, इसको भी हम लोग एक एनजाइटी डिसऑर्डर कह सकते हैं। ड्यूरिंग चाइल्डहुड दैट इज डिनोटेड बाय इनएबिलिटी टू स्पीक एंड कम्युनिकेट इन सर्टेन सोशल लोकेशंस लाइक स्कूल। होता है बच्चे लोगों को कि बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल या फिर ऐसे जो सोशल सिचुएशंस होती हैं वहाँ पे बच्चे अपना नाम नहीं बताते, अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, जहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं और वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो उसी चीज़ को कहते हैं सेलेक्टिव म्यूटिज्म. So such children communicate normally in other setups in which they are at ease and feel safe. बच्चे घर पे ही अच्छे से बात करते हैं, अदर सेटअप्स में जाके वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग कह सकते हैं सिलेक्टिव म्यूटिज्म, जहाँ पे वो स्कूल या फिर अदर सोशल सिचुएशन में वो बात नहीं करते हैं, पर वो जहाँ पे ईज़ फील कर रहे हैं, जहाँ पे सेफ फील कर रहे हैं, वहाँ पे वो अच्छे से बात कर रहे होते हैं. पैनिक डिसऑर्डर, ये एक पैनिक अटैक है, इंक्लूड्स पैनिक अटैक दैट आर रिकरेंट अमंग विथ एक्सपीरियंसिंग डिस्ट्रेस दैट इज़ बोथ साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल. ये बोथ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हो सकता है जो पैनिक अटैक्स हैं, जो कि रिकरेंट है अलॉन्ग विथ एक्सपीरियंसिंग डिस्ट्रेस एक्सपीरियंस करने की वजह से. एग्रोफोबिया, तो जो एगोराफोबिया है उसमें जो फोबिया है वो एक इरेशनल फियर को कह सकते हैं. एंड एगोरा मीन्स ओपन स्पेस इन ग्रीक में एगोरा मतलब ओपन स्पेस होता है. And agoraphobia can be explained as an irrational fear of finding oneself in situation from which it would be difficult to escape or possibility of experiencing share and humiliation. So ये एक ऐसा एगोराफोबिया को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लाइक एक इरेशनल फियर होता है, ऐसा एक डर होता है कि वो एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ से वो बच के बाहर नहीं निकल सकते, उसको कोई बचाने नहीं आएगा, या फिर वहाँ से पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसको कोई निकाल पाए या फिर कोई उसको हेल्प करने आए. तो ऐसे सिचुएशन में अपने आप को पाना, उस चीज़ को हम लोग एगोराफोबिया कहते हैं. यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग ऑफ शेयर एंड ह्यूमिलिएशन भी आ जाता है. सो और फियर ऑफ बीइंग इन अ सिचुएशन वेयर हेल्प मे नॉट बी अवेलेबल इन केस पैनिक सिम्टम्स आर एक्सपीरियंस. ठीक है, यहाँ पे कुछ पैनिक सिम्टम्स भी आ सकते हैं क्योंकि वो इंसान ऐसा कुछ इमेजिन कर रहा है या फिर ऐसा कुछ ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे उसको कोई हेल्प नहीं मिलने वाला है, वो इस तरीके की फियर को खुद से इमेजिन करता होता है. सो इंडिविजुअल्स विद दिस फोबिया हैज़ फियर ऑफ बीइंग इन ओपन और इनक्लोज्ड प्लेसेस. ऐसे इंसान जिसको ऐसी फोबिया है उनको ओपन प्लेस या फिर इनक्लोज्ड स्पेसेस से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बीइंग इन क्राउडेड प्लेसेस, इन सब चीज़ों से उनको प्रॉब्लम होता है एंड इन सब चीज़ों से उनको डर लगता है. ओके. Specific phobia can be termed as persistent and intense fear of certain objects. ऐसे चीज़ कुछ कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से या फिर एक पर्टिकुलर सिचुएशन से या इवेंट से या एक्टिविटी से कुछ चीज़ों से उनको डर लगता है, उस चीज़ को कहते हैं. दैट आर सच एज हार्मलेस, जो कि हार्मलेस होता है. जैसे क्लस्ट्रोफोबिया वालों को जैसे कि बंद रूम से या फिर छोटे जगहों से डर लगता है, पर वो हार्मलेस होता है, उसको फिजिकली कुछ हार्म होगा नहीं, पर स्टिल उनको डर लगता है. ऐसी चीज़ें से कुछ सब ऑब्जेक्ट हो जाती हैं, ऑब्जेक्ट्स हो जाती है, सिचुएशन हो जाता है, इवेंट हो जाता है, इन सब चीज़ों से उनको डर लगता है जो कि नॉर्मली हार्मलेस होता है. सो इंडिविजुअल डायग्नोस्ड विद सच फोबिया फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कोप विद द फियर डिस्पाइट ऑफ नोइंग व्हाट इज़ एक्सेसिव. सो जो इंडिविजुअल डायग्नोस्ड होते हैं ऐसी फोबिया से, उनको काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है इन सब चीज़ों से कोप कर पाना, डील कर पाना ऐसे फियर्स से, जो कि उनको पता है कि वो बहुत ज़्यादा है. देन आता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल फोबिया. सो दिस मेनली रिलेट्स टू स्पीकिंग इन पब्लिक और बीइंग इन सोशल सेटअप. होता है ऐसा डर, सबको लगता है या फिर बहुत सारे लोगों को लगता है कि लाइक सोशल प्लेस में जाके बात करना या फिर पब्लिक में जाके बात करना, इन सब चीज़ों से डर लगता है, उनको कहते हैं सोशल फोबिया या फिर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर. इन कंपनी ऑफ अदर्स दैट इंक्लूड एंजाइटी. ठीक है, इन सब चीज़ों से उनको एंजाइटी होती है. जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर. सो द इंडिविजुअल डायग्नोस्ड विद दिस डिसऑर्डर इज persistently and excessively
anxious or worried, and that interferes with his or her day to day functioning. So ऐसा होता है कि एक इंडिविजुअल जो डायग्नोस्ड होता है इस डिसऑर्डर से, इस परसिस्टेंटली मतलब लगातार और एक्सेसिवली मतलब बहुत ज़्यादा एनेक्शियस हो जाते हैं, वरीड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब होते रहते हैं, एंड दैट इंटरफियर्स इन हिज और हर डे टू डे फंक्शनिंग, और इसकी वजह से उसको डे टू डे फंक्शनिंग में ऐसे इंटरफेयर करता रहता है और इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है. एंड या substance induced anxiety disorder. So this disorder is diagnosed when the symptoms such as being restless, nervous, and experiencing panic attacks are caused as a result of consumption of certain drugs or due to discontinuing the consumption of certain drugs. So ये जो disorder होता है वो diagnosed होता है कुछ symptoms से, जैसे कि restlessness होना, मतलब restless होना, या फिर nervous हो जाना, कुछ panic attacks को experience करना, ये सारी चीज़ें होती है because of कुछ drugs के consumption से, या फिर discontinuing मतलब किसी ड्रग्स के कंजम्पशन को जो आप कर रहे थे उसको आप लोगों ने डिसकंटिन्यू कर दिया, आप नहीं ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर ड्रग्स कंजम्पशन की वजह से भी हो सकता है. तो कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से रेस्टलेस है, या फिर नर्वस है, या फिर पैनिक अटैक्स आ रहे हैं. An anxiety disorder attributable to another medical condition. So certain medical condition will lead to an individual experiencing an anxiety. कुछ medical condition होती है जिसकी वजह से उनको anxiety को face करना पड़ता है, experience करना पड़ता है, panic attack हो सकता है, and so on. Other specified and unspecified anxiety disorder. कुछ specified and unspecified anxiety disorders हैं. So other specified an anxiety disorder is diagnosed when the complete criteria for certain anxiety disorder is not met, but anxiety symptoms are displayed by the individual that cause distress in him or her. सो अदर स्पेसिफाइड एनजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि लाइक वो डायग्नोस कर रहे हैं विद द कंप्लीट क्राइटेरिया फॉर सर्टेन एनजाइटी डिसऑर्डर, जो कि एनजाइटी डिसऑर्डर के लिए जो भी वो डायग्नोस कर रहे हैं तो वो पूरी क्राइटेरिया जो कंप्लीट क्राइटेरिया है उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, वो ठीक से नहीं कर रहे हैं, बट एनजाइटी सिम्टम्स जो सिम्टम्स दिखा रहे हैं एनजाइटी का आर डिस्प्लेड बाय द इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल दिखा रहा है दैट कॉज डिस्ट्रेस इन हिम और हर. ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो डिस्ट्रेस लेके आ जाएगा उसमें. एंड अनस्पेसिफाइड एनजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है कि इस डायग्नोस्ड व्हेन सिम्टम्स रिलेटेड टू एनजाइटी डिसऑर्डर आर डिस्प्लेड. ठीक है, तो उसका सिम्टम्स जैसे ही वो दिखा रहा है तो उस हिसाब से उसको डायग्नोस किया जा रहा है टू एनजाइटी डिसऑर्डर आर डिस्प्लेड बाय एन इंडिविजुअल, जैसे ही वो इंडिविजुअल डिस्प्ले कर रहा है दैट कॉज डिस्ट्रेस एज वेल. ठीक है, उससे भी डिस्ट्रेस हो सकता है. देयरफॉर जो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है उस डायग्नोस के लिए सर्टेन एनजाइटी डिसऑर्डर, ऐसे एनजाइटी डिसऑर्डर के लिए जो डायग्नोस करना होता है एनजाइटी डिसऑर्डर को, वो इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन की वजह से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं. तो सच अ सिचुएशन इज़ लाइकली टू अकर इन इमरजेंसी रूम. ऐसी जो सिचुएशन होती है वो मोस्टली होता है इमरजेंसी रूम में, रूम सेटअप में, वेयर द केस हिस्ट्री एंड अप्रोप्रिएट एवेल्यूएशन एंड ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि पॉसिबल नहीं होती है या फिर अवेलेबल नहीं होती है. ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि केस हिस्ट्री अगर पॉसिबल नहीं होगा मिलना या फिर अवेलेबल नहीं होगा तो वो नहीं हो सकता. इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. सो इन DSM-4 TR ऑब्जर्व अ compulsive disorder with was included under an anxiety disorder, but in DSM-5 it is discussed separately. ठीक है, इसको हम लोगों को DSM-5 में separately discuss किया गया है. So an anxiety disorder can have a negative impact on psychological, physical as well as social well-being of an individual. So an anxiety disorder का negative impact पड़ता है psychological, physical as well as social well-being पे भी किसी भी individual के. So in order to treat an anxiety disorder, अगर हम लोग treat करना चाहते हैं anxiety disorder को, psychotherapies like cognitive behavior therapy को हम यूज़ कर सकते हैं. CBT कैन बी यूज्ड एन एंग्जाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, एंड थ्रू दो डिफरेंट थेरेपीज़ कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स. ठीक है, बहुत सारे अलग अलग एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के लिए डिफरेंट थेरेपीज़ यूज़ होती हैं. फॉर जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लिए फॉर इंस्टेंस CBT एंड बिहेवियर थेरेपी कैन बी यूज. ठीक है, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लिए CBT यूज़ कर सकते हैं या फिर बिहेवियर थेरेपी यूज़ कर सकते हैं. बिसाइड मेडिकेशन मनी मे ऑल्सो बी गिवन. ठीक है,
मेडिकेशन भी दिया जा सकता है। एक्सपोजर therapy and social skill training can be used for social and anxiety disorder. social and anxiety disorder के लिए exposure therapy या फिर social skill training दी जा सकती है। इन सब की यूज़ से भी हम लोग कुछ कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। further mindfulness meditation can also be helpful in dealing with an anxiety disorder. एनग्जाइटी डिसऑर्डर से डील करने के लिए कुछ माइंडफुलनेस मेडिटेशन होते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी हेल्प करता है एनग्जाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने में। So it is again to be remembered that the diagnosis and treatment of these disorders need to be carried out by necessarily qualified individuals with required expertise. So हमें एक्चुअली एक्सपर्ट से पूछ के सलाह लेके ये सब करना चाहिए। ये चीज़ को हमें रिमेंबर करने के लिए कह रहे हैं। एंड ये जो डायग्नोसिस है और ट्रीटमेंट है, ये सारी चीज़ें हमें सलाह लेने के बाद करनी चाहिए। सो व्हाट इज़ एनग्जाइटी? एनग्जाइटी क्या होती है ये मैंने बताया है। लिस्ट एनी 5 एनग्जाइटी डिसऑर्डर्स, बहुत सारे दिए हुए हैं, उसमें से कुछ 5 आपको बताने हैं, जो आप बता देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।